अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पनामा लीक्स का दूसरा धमाका हो गया और लगभग 260 पाकिस्तानियों के मज़ीद नाम सामने आ गए, जिसमें शकील रहमान, मोहन सलाही, हुसैन दाऊद, मरियम नवाज़, अनवर सैफुल्लाह, अब्दुल अलीम खान समेत बहुत सारे नाम इसमें शामिल हैं। और ये नाम इतनी बार नाज़रीन लिए जा चुके हैं कि अब तो इसमें बार बार नाम रिपीट होता है तो अजीबोगरीब लगता है। और कुछ हजरात को तो उनके नाम रिपीट होने से ख़ासा गुस्सा भी आने लगा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें गुस्से का इजहार भी करते हैं कि हमारा बार बार नाम क्यों लिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि जो लोग इस तरह के काम करेंगे, ऑफशोर कंपनियां बनाएंगे, उनके हम नाम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, खराज तहसीन उनको पेश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ये जाहिर है बड़े मुमताज़ लोग हैं, सोसाइटी के बड़ी एलीट क्लब है और एलीट क्लास के ये लोग हैं। ये पैसे भी यहाँ से लूटते हैं और बाहर जाके जमा भी करवाते हैं और उसके बाद इस बात पे गिला भी करते हैं कि हमारा नाम क्यों लिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट से मुसलसल बाइकाट का सिलसिला शुरू कर रखा है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा मैसेज है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी जल्दी हो सके वो पार्लियामेंट में आएँ और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दें। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त T20 होने वाला है। मियाँ साहब अपने अंपायर भी साथ मिला लें, फिर भी शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें बाकी पार्टी शामिल है और PTI उसका हिस्सा है। दूसरी तरफ यूँ लगता है कि इमरान खान साहब मुत्तहिदा अपोजिशन के स्टांस और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और हुकूमत का जो तर्ज अमल है, और ख़ासकर जब अदालत को एक ख़त लिखा जा चुका है, उसके बाद मुसलसल खामोशी के बाद लगता यूँ है कि इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं और इमरान खान साहब दोबारा एक सोलो फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं और शायद वो ये सोच रहे हैं कि PTI को दोबारा अकेले ये स्टॉन्स करप्शन के खिलाफ लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या नक्शा इख्तियार करेगी। एक मौसम की गर्मी है और ऊपर से सियासत की गर्मी होगी और इमरान खान साहब रायवंड का गिराव करने का ऐलान भी कर चुके हैं। वो पूरा होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। आज इसी पे हमारा फोकस होगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा। आप पीपल्स पार्टी की दारीना रुकन रही है, उनके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं। आप USA में होती हैं, आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, मसरूफ़ तरीन उनका शेड्यूल चल रहा है इस्लामाबाद में। आज धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कई लोगों से मुलाकातें और छोटी मोटी मीटिंग्स और जलसे। और दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अमजद अली जावेद, आपका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज से, आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उस्मा कारदार, आपका ताल्लुक़ PTI से है, PTI की सीनियर रहनुमा और मीडिया एडवाइज़र हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही मैं स्टार्ट लूँगा। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, हल्की आ रही मगर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पनामा लीक सामने आई, अब दूसरा धमाका हो गया और अब तीसरे धमाके की पूरी कौम को इंतजार है। आप इसको कैसे महसूस कर रही हैं कि ये जो करप्ट लोगों के नाम सामने आए हैं, पहले तो सिंपल दहशतगर्द थे, अब मुआशी दहशतगर्द भी सामने आना शुरू हो गए हैं। इन हालात में आप क्या सोच रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से भी और बेस्ड पाकिस्तानी की हैसियत से भी मैं समझती हूँ कि ये बड़े अच्छे वक्त पे पनामा लीक्स सामने आई, क्योंकि हम अपने ज़रबे अज़ को आगे बढ़ा रहे थे। मैं समझती हूँ कि पनामा लीक्स को भी ज़रबे अज़ के डोमेन में शामिल किया जाए और फौजी अदालतें बिठाई जाए और उनके जरिए इन लोगों का फैसला किया जाए। जहां तक करंट प्राइम मिनिस्टर का और उनके ऑफशोर कंपनीज में उनका और उनकी फैमिली का होने का ताल्लुक है, किसी भी तहजीबी याफ्ता, किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में जहां पे कोई भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो, वहां इन हालात में प्राइम मिनिस्टर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, बहुत इज्जत के साथ रखा जाता है और
उन पे इन्वेस्टिगेशन होती हैं। अगर कुछ ज्यादा अर्सा दरकार है तो मजीद एक्सटेंड किया जाता है सस्पेंशन को, मगर उस वक्त तक वो वापस नहीं आते जब तक क्लियरेंस नहीं हो। अब क्या सिस्टम होगा क्लियरेंस का, इस पर उन्होंने कुछ साख्ता कुछ करना चाहा, कमीशन और इंक्वायरी कमिटीज उठानी चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ 3 months के लिए सस्पेंडेड, उनका कोई राय नहीं होता, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड लीडर हो, चाहे वो अवाम के वोटर्स के लीडर नहीं। ये तो और खतरनाक बात है कि ऐसा बंदा जिसने अवाम के वोट लेकर आया है वो इस तरह का है। तो इस सूरत हाल में मैं समझती हूँ कि फौजी अदालतों में उन तमाम लोगों का नाम आया है, जिन जिन लोगों का नाम आया है उसमें इनका हिसाब किताब होना चाहिए और ज़रबे एक्सटेंड करना चाहिए। ज़रबे इज द ओनली नेशनल एक्शन प्लान व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ। तमाम पार्टी स्पीकर को पास किया था, तो हम कोई खिलाफ वर्जी कोई कुछ नहीं कर रहे। इसको एक्सटेंड करना चाहिए, इसकी एक्सटेंड को एक्सटेंड करना चाहिए और करके इस पनामा लीक्स के इशू को, जो एक सीरियस इशू है, चाहे पनामा लीक्स हो चाहे बनाना लीक्स हो, बनाना लीक्स के भी चंद इशू हैं, उनको भी ज़रबे अस्त में लाकर फौजी अदालतें बिठानी चाहिए, क्योंकि ज़रबे अस्त चल रहा है और बेहतरीन इससे फायदा उठाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि फौजी अदालतों में ये केस चलना चाहिए और ये जो माशी दहशतगर्द हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको लटकाना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए और ज़रबे अज़ब के मुताबिक इनको डील करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फौजी अदालतों में इनके केस भेजेगा कौन? इसमें तो हुक्मरान खुद शामिल हैं, खुद मुलव्वस हैं। नहीं, फौजी अदालतों में जिस तरह हमारी फौजी अदालतों में हम दूसरे केसेस देख रहे हैं, डिफरेंट कमेटीज और डिफरेंट चैनल्स हैं उसके अंदर, फौजी अदालतें हैं टोटली डिफरेंट। ये लोग किस तरह उसमें शामिल हो सकते हैं फौजी अदालतों में? हमारे जमहूरी लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स का कोई काम नहीं है फौजी अदालतों में। अगर ये लोग वहां बैठे हैं तो वो भी करप्ट हो जाएगा, हरगिज नहीं। फौजी अदालतों में सियासी लीडरों का, वोट से इलेक्टेड लीडरों का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वोट का इलेक्टोरल सिस्टम ही गलत है जिसके नाम पे हमने जमहूरियत कायम की है। हमने तो उस जमहूरियत को डुबा दिया है। तो लेकिन डॉक्टर साहब कोई शख्स फौजी अदालतों में शामिल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मुल्क के इस वक्त जहाद है फौजी अदालतों में, डॉक्टर साहब फौजी अदालतों में जो केसेस जाते हैं वो हुकूमत भेजती है, हुकूमत डिसाइड करती है कि कौन सा केस जाएगा और कौन सा केस नहीं जाएगा। तो ये कौन पकड़ेगा? इसमें तो हुक्मरान शामिल है, इसमें सियासतदान शामिल है। फौजी अदालतें कैसे इसका कोई सोमोटो तो ले नहीं सकती, वो कैसे इनको पकड़ेंगी? नहीं, तो अब देखिए जिस तरह पनामा लीक्स में नाम आ गया है, तो उसके बाद तो इस नाम के आने के बाद अगर ये बैनुल अक़वामी सतह पर नाम आए तो उनको ऑफिशियली सस्पेंड करना चाहिए। दे आर ऑफिशियली सस्पेंडेड। अब आप कहेंगे कि करने वाले 30% पार्लियामेंट में खुद करप्टेड लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन ये कि इसीलिए तो ज़रबे अज़ब आया था, वरना ज़रबे अज़ब क्यों आता? ज़रबे अज़ब तो पिछले 5 साल, पिछले 6 साल से जो दहशतगर्दी माशरती चल रही थी, इसलिए तो चल रही थी कि सियासी लीडर्स के हाथ में था। फिर ये ज़रबे अज़ब आया और सारी पार्टीज ने इसको पास कर दिया। जब ज़रबे अज़ब को सारी पार्टीज ने पास कर दिया है तो whoever is leading ज़रबे अज़ब has a full right to suspend PM according to the constitution which has passed ज़रबे अज़ब as being constitutional national action plan। तो अब जो भी ज़रबे अज़ब का इस वक्त लीडर है, मैं नाम लेना नहीं चाहती, उन पर लाजिम है, उन पर लागू है, उन पर ये फर्ज बनता है, क्योंकि उनको एक बार दे दिया गया कि अब ये पनामा लीक्स में नाम आया है। तो आप जिस तरह आपको क्लूज मिलते हैं और आप जाके रेड करते हैं रेंजर्स की तरह, आपको इतना बड़ा क्लू मिला, आप रेड करें, आप सस्पेंड करें। आई अंडरस्टैंड टोटली कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है उनको रेड करने की, कि वो तो बहुत ही खतरनाक बात है। राहिल शरीफ को ये पूरा इख्तियार है, या राहिल शरीफ के बाद जो भी COS आएंगे और ज़रबे अज़ब को लीड करेंगे, उनको ये पूरा इख्तियार है कि वो सस्पेंड करें प्राइम मिनिस्टर को। डॉक्टर साहब सारे रसूल ये सियासी लीडर हैं और नहीं, मगर ज़रबे अज़ब ओवरराइड्स एवरीथिंग। ये जिहाद का वक्त है, इसमें ज़रबे अज़ब इज ओवरराइडिंग एवरीथिंग। डॉक्टर साहब आप ये भी जरूर बताइएगा कि जो लोग कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आज कल वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उस बयान के नतीजे में पीपल्स पार्टी को क्या कफारा अदा करना पड़ रहा है, क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? और साथ ही साथ अज़हर जान बलोच जिसके ऊपर 200 कत्ल साबित होने जा रहे हैं और वो तस्लीम भी कर चुका है, तो उसका अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? तो देखिए ये 2 सवाल हैं और 2 मुख्तलिफ लोगों के हैं। ये और बात है कि आई ओन बोथ ऑफ देम और आई हैव बीन ओनिंग बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं दोनों के जवाब सेपरेट देती हूँ। जहां तक जरदारी साहब का सवाल है, वो अब इस मुल्क में नहीं है। जरदारी साहब हैज नेवर बीन अ PTPN। उन्होंने बीबी के इंतकाल के बाद पार्टी का रोल, पार्टी में भी रोल अडॉप्ट किया है, बीबी के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद, और पाकिस्तान के सदर भी हुए और उन्होंने वो 5 साल अच्छे गुजारे, जैसे भी गुजारे आप लोगों के सामने हैं। अब वो 5 साल गुजारने के बाद मैं ये कभी जिम्मेदारी नहीं लूंगी जरदारी साहब की, वो बेहतरीन वो कभी जियाले नहीं है। जरदारी साहब नेवर बीन अ जियाला, लेकिन उन्होंने भुट्टो भुट्टो किया, उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियों को भी निभाया और सदर की जिम्मेदारियों को भी निभाया, एंड उन्होंने वो अपनी छाप छोड़ी है
सियासत से पाकिस्तान की, क्या 50 साल लगेंगे बेहतर सियासी लीडर पैदा करने में? ये उनके दुश्मन भी कहते हैं और दोस्त भी कहते हैं। तो मैं कह रही हूँ तो इसको आप लोग पर्सनल ना लें। दूसरी बात, तो उनका नाम पनामा लीक्स में नहीं आया, उनकी एक्स वाइफ का नाम पनामा लीक्स में आया है, बेनजीर भुट्टो साहिबा का, और उस पर भी बिलावल भुट्टो साहब को अपनी माँ का हक अदा करना चाहिए और काम दिलाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को। मगर अफसोस के रहमान मलिक तो ये कहते हैं कि जी ये पनामा लीक्स गलत हैं, तो फिर दूसरी तरफ बिलावल साहब जो है वो डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। अगर ये पनामा लीक्स आए हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, इंसल्ट, हमको चाहिए कि हम अपने तमाम लोगों को सस्पेंड करें जो भी किसी हुक्म की लिस्ट हैं, और बेनजीर साहिबा का भी ग्रेफ ट्रायल चलाएं और साबित करें कि वो बेकसूर थी, अगर वो बेकसूर हैं तो। लेकिन जरदारी का नाम पनामा लीक्स में नहीं आया, सेकंड पनामा लीक्स में भी उनका नाम नहीं आया, तो अब लोग थर्ड पनामा लीक्स का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनका नाम आ जाए। अगर नाम आएगा तो देखा जाएगा, मगर जरदारी साहब का नाम पनामा लीक्स में नहीं आया। तो पनामा लीक्स के मौजूद है और जरदारी साहब की तो है ही ना एक डोमेन के अंदर मौजूद बात करें। रहा मामला उजैर बलोच का, उजैर बलोच के जो नाम पे जो उन्होंने एडमिट किया है, वहाँ उजैर बलोच ने किन हालात में एडमिट किया है, इसके साथ लोगों का कत्ल, वो तो ट्रांसपेरेंट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल उनका भी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन बनता है, जिस तरह मैंने रिकमेंड किया था आसिम हुसैन का, उसके बाद उनका कराया गया और वो वाकई हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसके बाद, और वो वाकई डिजर्व करते थे वो साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। तो मैं डिमांड करती हूँ कि उजैर बलोच का भी इस स्टेज पे आकर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन किया जाए, ताकि वो इतने वैलिड रहे कि वो जो बात कर रहे हैं वो सही हो, और उन लोगों का पता बता सकें जिनकी खातिर, जिनके कहने पर वो इस तरह मुलव्वस हो गए कि उनको ये 107 लोगों का कत्ल एडमिट करना पड़ा या कत्ल करवाना पड़ा। उजैर बलोच ने अपने हाथ से 107 लोगों का कत्ल नहीं किया है, करवाया गया है, मुलव्वस किया गया है, उनके हो सकता है जाएंगे। उन्होंने जो बातें एडमिट की वो मेरे सामने नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। तो मैंने दिसंबर में भी कहा था कि उजैर बलोच का प्रोसेस आप हमेशा दुनिया की हर माँ वो देखे, आप उजैर बलोच हर बच्चा उससे सबक ले, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इस बात पे चूंकि बिलीव कर लूं, क्योंकि ये बात बाहर आई है कि उजैर बलोच ने एडमिट कर लिया तो उसने 107 कत्ल किए हैं, किन हालात में एडमिट किया, किस वाटर बोर्डिंग पे एडमिट किया, किस डॉक्टर पे एडमिट किया, ये तो मैं उसी वक्त बताऊंगी जब साइकियाट्रिक उनका इवैल्यूएशन होगा, असेसमेंट दिया जाएगा एंड ही विल नीड साइकियाट्रिक एडमिशन। तो उसके बाद फिर अगर वो, क्योंकि जो अब वो उन्होंने एडमिट किया है तो हो सकता है उस बंदे ने एडमिट भी कर लिया हो, मगर मुझे यकीन है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने डायरेक्टली कत्ल किया, मगर मुझे इतना पता है कि 107 लोगों का कत्ल करके वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यारी जाए तो लोग उजैर बलोच जिंदाबाद कहें और माएँ बहनें बच्चे रोएं। 107 कत्ल करने वाले की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। डॉक्टर लेकिन उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने वो 107 कत्ल कराची में हुए कैसे। एक बंदा तो जाके नहीं घूम रहा था ना हथौड़ा ग्रुप लेकर कि जी कभी हमने ये नहीं सुना कि उजैर बलोच के हाथ में तोड़ा है, वो 107 कत्ल करते फिर रहा है। तो फिर आज ये रिपोर्ट आ रही है कि उजैर बलोच ने एडमिट कर लिया कि उसने 107 कत्ल किए, तो हम सबको सोचना चाहिए कि उसके पीछे कौन था। कम अज कम 107 आदमी तो थे होंगे ना, तो वो 107 आदमियों को भी निकाला जाए बाहर, सामने लाई जाए, वो 107 आदमियों को भी बाहर लाना होगा। और लवाहिकीन 107 आदमी कहाँ थे जबकि तो मैं यारी में जलसा कर रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा हमसे बात करने का। नाज़रीन, डॉक्टर तनवीर ज़मानी हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की दारीना वर्कर हैं और पीपल्स पार्टी की बहुत इब्तदा में वोदेदार होने की भी बात करती हैं, दावा करती हैं, और साथ ही साथ मुबैना तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब की उनको बीवी भी कहा जाता रहा है, और आजकल भी वो कभी कभार मान भी लेती हैं और कभी कभार उसकी तरदीद भी फरमा देती हैं। और आजकल वो पाकिस्तान के दौरे पर है। तफसील से उनके साथ हमने बात की और उन्होंने बुनियादी तौर पे ज़रब अज़ब के हवाले से रिलेट किया पनामा पेपर्स को, और उन्होंने कहा कि ज़रब अज़ब चूँकि जारी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, लिहाजा जिन लोगों ने माशी तौर पर दहशत गर्दी की है इन लोगों के ख़िलाफ़ भी ज़रब अज़ब करनी चाहिए, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए। नाज़रीन, ये तो उनका मौक़िफ़ था। दो मेहमान ऑलरेडी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा एक तीसरे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और हम इशू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर तनवीर ज़मानी। उन्होंने बुनियादी एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के अंदर दहशत गर्द हैं और वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके खिलाफ ज़रब अज़ब जारी है, और उसी अंदाज में जो माशी दहशत गर्द हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, इस मुल्क के पैसे लूटे और लूट कर बाहर ऑफशोर कंपनीज में रखे, उनके खिलाफ भी एक ज़रब अज़ब की ज़रूरत है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी कोर्ट्स में इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। उस्मा कारदार तनवीर ज़मानी की इस राय से इत्फाक करती हैं? 20 करोड़ अवाम बैठे हैं, उनमें से जो 60% हैं जो $1, जिनकी डेली की जो कमाई है सिर्फ $1 है, जो जुल्म उनके साथ आप पिछले 65 साल से कर रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये माशी दहशत गर्दी नहीं तो आप इसको क्या कहेंगे? उनके आप जिम्मेदार हैं, कौम जिम्मेदार को है। देखें, कौम ने इमरान खान को क्यों मैंडेट दिया है? इसलिए नहीं दिया कि वो जाके आराम से पार्लियामेंट में बैठ जाए। कौम ने इसलिए दिया है कि उनकी जिंदगी जो है उसको वो बदली जाए, उनको वो तमाम सहूलियात जो कि आईन के पहले 40 आर्टिकल उनको देते हैं, मसलन उनके लिए सेहत, उनके लिए तालीम, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी, उनके लिए साफ पीने का पानी, यानी कि हजारों चीजें, वो सब हकूक दिलवाने के लिए उन्होंने इमरान खान को मैंडेट दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अब भी कोई करप्शन के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो उससे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। तो जो इस वक्त डिवाइड है, जुल्म के खिलाफ जो लोग खड़े नहीं होते है, जो जुल्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जी, जो करप्शन को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस अवाम वो इस मुल्क के दोस्त नहीं है। उस्मा कारदार साहबा, लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि इमरान खान को अगर अवाम ने ये मैंडेट देके असेंबली में भेजा है और उसकी पार्टी को भेजा है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी अल्लाह मियां ने उनको दी है, तो वहां पे हालात को इतने अच्छे तो नहीं। जुल्फिकार, आप मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत है जिसने 3 अपने वुज़रा जो है करप्शन के चार्जेस पे घर भेजे हों? आप कोई पुलिस डिपार्टमेंट बता दें जिसने अपने 250-300 अफसरान को फारिग किया हो करप्शन और ना अहली के चार्जेस पे? कोई आप मुझे बता दें, कोई और हुकूमत पाकिस्तान की, सिंध की बता दें, आप पंजाब की बता दें। लोग कहते हैं कि मिनिस्टर्स को भी आपने फर्क किया और साथ कमीशन को भी फर्क कर दिया। अभी जो लेटेस्ट फाफिन की रिपोर्ट आई है, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरी है कि नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन पंजाब में है और सबसे कम करप्शन जो है वो केपी में है। अच्छा जी, आप प्लीज जरा गौर उसका मुतालिया करें। ये जो तो बुनियादी सवाल मैंने आपके सामने रखा कि क्या माशी दहशतगर्दों के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़ब की जरूरत है? बिल्कुल। और आर्मी कोर्ट्स में केस ट्रायल होने चाहिए? नहीं, देखें, आर्मी कोर्ट्स का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देती हूँ। देखिए, वहां पे भी जो नाम आए हैं पनामा लीक्स में, उस पे सारी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है ICIJ के साथ मिलके विद देयर कोलैबोरेशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत यानी कि वसूख के साथ कहा है कि बिल्कुल हम इसका प्ली को एक्सेप्ट करते हैं और CBI की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको हम कॉल करेंगे, ताकि उन तमाम लोगों का हिसाब हो, उनका पता चले कि इन्होंने जो पैसा बाहर मुल्क से लेके गए हैं वो उसकी क्या मनी ट्रेल। पाकिस्तान में भी कमीशन, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, जब सब एविडेंस है, जब सारा कुछ आपके सामने आ गया है। कमीशन बन रहा है ना पाकिस्तान में? मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं उस कमीशन के TORs क्या थे? यही तो बात अब अटकी हुई है। ऑपोजिशन इस वक्त इकट्ठे खड़ी है, ये धरने वाली कहानी नहीं है, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी ये मुख्तलिफ है। धरने में हमें इन्होंने अकेला कर दिया था, धरने के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब रोज आके पार्लियामेंट में बैठे होते थे और सारी ऑपोजिशन इनके साथ खड़ी हो गई थी और इन्होंने हमें बिल्कुल जो था आइसोलेट कर दिया था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज क्या हुआ है? आज आपकी ऑपोजिशन जो है वो सेनेट से वॉकआउट कर गई है सारी, आपकी ऑपोजिशन जो है वो नेशनल असेंबली से उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, हम वापस नहीं आएंगे। अमजद अली जावेद साहब, मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि जी हमने कमीशन के लिए खत लिख दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में जाने से भी शर्माते हैं। सारी पार्टीज कहती हैं कि खुदा के लिए आप असेंबली में आ जाओ। किर्गिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे गया, आइसलैंड का PM इस्तीफ़ा दे गया, रूस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है और UK के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारे खाते असेंबली में ओपन कर दिए कि ये मेरे टैक्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आपके प्राइम मिनिस्टर को शर्म क्यों आती है? उनकी अपनी तो थी भी नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर को क्यों इसमें हेजिटेशन क्या है? शुक्रिया जुल्फकार साहब, आपने जो पॉइंट उठाया है उसमें बात यह है कि आप देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना वज़ीर आज़म साहब की, कि आगाज़ क्या था, मुतालबा क्या था? मुतालबा यह था कि कमीशन बनना चाहिए। हमने कहा ठीक है, कमीशन बना देते हैं।
कमीशन की बात हो गई, फिर ये मुतालबा आ गया कि नहीं, ये रिटायर्ड जजों की सरबराही में नहीं होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस की सरबराही में होना चाहिए, तो हमने चीफ जस्टिस की सरबराही में बना दिया। अब बात ये नहीं है बात के चीफ जस्टिस की, बात तो ये आगे से आगे की बात हो रही है। जब फिर इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की तो हमने कह दिया कि देखें आप हमारी नहीं मानेंगे, हम जो बात करेंगे आप उससे अगली बात पे चले जाएंगे। तो वो एक बड़ी अमजद साहब, ये आगे जाने की बात और इस पे गंद जो उछल रहा है वो इसलिए उछल रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है पनामा लीक्स आने के दूसरे दिन गवर्नमेंट ने डिसीजन, वजीर आजम साहब आके उन्होंने कौम से खिताब किया, उस पे बात हुई, तो 3-4 दफा खिताब फरमा देखे ना, वो इसीलिए आया ना कि कोशिश की गई कि चलो ये कहीं ठहर जाए, लेकिन जिन्हें नहीं, खिताब से जान छूटने वाली बात नहीं है, जिन्हें नहीं रुकना है उन्हें नहीं रुकना है, उन्हें आगे से आगे जाना है। जब इन्होंने टीओआर की बात की तो हमने कहा कि भाई जिस फोरम का आपने मुतालबा किया था हमने उन्हें यह इख्तियार दे दिया कि वो टीओआर को जैसे चाहे बना लें, आप जाएं, अगर आप दुरुस्त हैं, अगर आप वही चाहते हैं जो कह रहे हैं वहां उस फोरम पे चले जाए। मुझे बात करने दीजिए कि जब हमने वहां उस फोरम पे बात दे दी कि आप जो टीओआर चाहते हैं वहां रिक्वेस्ट करें, हम कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, उस टीओआर पे चले जाएं। वो एक पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है, अगर वो आपकी बात को जायज समझेगा, हमने उसे इख्तियार दे दिया, वो उसके मुताबिक टीओआर कर लेगा, जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा। और दूसरी बात जिस तरफ हमने की है कि हम समझते हैं कि अब ये मुतालबा आ गया, वक्त आ गया है कि इस शर से इंशाल्लाह खैर निकलेगा। जो आप मुआशरी दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है, सबका एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने जो मोहतरमा तनवीर ज़मानी साहब अगर घर में बात कर लेती तो शायद ये इतना बड़ा बोल ना बोलती कि लाइन लगी हुई है पूरी नीचे से ऊपर तक। अब एहतसाब होगा जिन लोगों ने लोगों की टांगों के साथ बम बांध कर जमीनें छीनी है उनका भी होगा, जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं उनका भी होगा, जिन्होंने लोगों की शुगर मिलें छीने हैं उनका भी होगा, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं उनका भी होगा। अब सबका होना चाहिए और ये नहीं होगा ये नहीं होगा नहीं, हम नहीं करेंगे ये जो कमीशन बन गया हुआ है, कमीशन के पास जब जाएंगे उन्हें फुल इख्तियार दे दिया गया, वो फोरेंसिक ऑडिट कराए, वो जो चाहे करवाए वो करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर शहबाज मिर्जा साहब, स्पेसिफिक आपका जो बेसिक पाकिस्तान के अंदर मैं अभी सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पनामा लीक्स की पहली किस्त आई, फिर दूसरी किस्त आई और अब भी अपोजिशन बार बार बाइकआउट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली में जाने के लिए तैयार नहीं है, कौम से अपने पर्सनल इशू पे दो तीन खिताब भी कर देते हैं। अभी तक कमीशन नहीं बना। 3 प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के घर चले गए और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूके का प्राइम मिनिस्टर अपने आप को अकाउंटेबल लोगों के सामने पेश कर रहा है, एहतसाब के लिए पेश कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा रवैया क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जब आप ओवरव्यू देखें और पिछली सदियों से और जो अदवार आ रहे हैं और जो हमारी प्रैक्टिस है रोज़मर्रा की पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पॉलिटिशियन बेसिकली दे आर अनफेयर पॉलिटिशियंस। जैसे मगरबी दुनिया में फर्स्ट वर्ड में, सेकंड वर्ड में, थर्ड वर्ड में डिफाइन किया जा रहा है और नरमी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं जरा मीडिया ना देखना ये है कि पाकिस्तानी नेशन इज एंटायरली ब्लैकमेलिंग सोसाइटी। यहाँ हर सियासतदान एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक ढूंढता है। विकी लीक्स हो, पनामा लीक्स हो, क्या हमने यही सीखा है कि हम दूसरी दुनिया के या फर्स्ट वर्ल्ड की दुनिया की उंगलियों पे नाचें? क्या हमने यही नाचना सीखा कि जब कोई शोषा छेड़ता है तो हमारे मुआशरे का समझते हैं ये तो करप्शन की इतनी अजीबोगरीब दास्तान क्या 40 साल 45 साल सारा एविडेंस आपके पास मौजूद है। आप समझते हैं ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो ये मुझे एक्सप्लेन करने दें। मुझे आप समझते हैं साजिश हो रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि वी आर ए सॉवरन स्टेट। हम उसको एक खुद मुख्तार रियासत बनने के लिए हमें दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नहीं चलना चाहिए। उंगलियां कहां से नहीं, सुन लेना पहले बात। आप टैक्स 30 साल से क्या आपने पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल हुआ? पाकिस्तान का पैसा लूट कर टैक्स हेवंस में जाकर रखते हैं। फेयर प्ले है ही नहीं। पूरी दुनिया में ये पैसा जो रख रहे हैं लोग, अमीर लोग, पूरी दुनिया इस पे चीख रही है। पनामा, निकरागुआ, मनागुआ, होंडुरस, वो तमाम लातिन अमेरिका वो रियासतें जो हैं वहां तमाम नारकोटिक्स का पैसा था और वहीं पे ये इंप्लीमेंटेशन वहीं ऑफशोर कंपनियां लोगों ने बनानी शुरू की। अगर तारीख को समझते हुए ये देखा जाए
क्या पाकिस्तान के अंदर क्या हम अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है? क्या जब कोई दूसरा इशारा करे तब हम उसका फॉलो करते हैं? दूसरा इशारा इसलिए करता है कि आप खुद अपना एहतसाब नहीं करते। यही तो हम डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई इदारा अपने घर में एहतसाब करे तो दूसरा उंगली नहीं उठाएगा। पाकिस्तान में चूंकि नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर इनके पास अकाउंटेबिलिटी कितने अदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस पर एडेड अकाउंटेबिलिटी नैब बना दी गई, फिर और बहुत सारे अदारे हैं। यहां तो तसादम है अदारों का, यहां तो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, काम करने के एथिक्स हैं। आपके ख्याल में मिर्जा साहब पाकिस्तान में करप्शन कितना बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। इससे ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ के एंटायर जो हमारी जिसे हमें सो कॉल्ड लीडर, माशी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी? डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा? एक फेयर करने के लिए क्या आप मुल्क के अंदर आप बताएं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इसको प्रमोट किसने किया? क्या ये जो माशी दहशतगर्दी है इसको प्रमोट करने वाले अजल से चले आ रहे हैं? क्या उनको इन्होंने नकेल क्यों नहीं डाली? एक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नकारा है, सिस्टम के अंदर हमारे जो अदारे हैं वो नकारे हैं, वहां के जो अहलकार हैं वो नकारे हैं। आपके ख्याल में इमरान खान जो आज करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को उठना चाहिए, तो उठना चाहिए? डेफिनेटली उठना चाहिए, बट नेशन एज ए होल हमें उठना चाहिए। बट नेशन एज ए होल वी आर करप्ट पीपल। जो यहां ज्यादा शोर करता है वो ज्यादा करप्ट होता है। आपका इशारा उस्मा की तरफ? मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। मैं खुद जजमेंट करने वाला आदमी हूं। मुझे क्या पता कि यहाँ कोई अरब के सवाल ये है कि आप, मैं और उस्मा और हम लोग तो वर्कर लोग हैं, एक मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने करप्शन जिन लोगों ने नहीं की, क्या हम करप्शन के खिलाफ बात ना करें? तो हमें पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं वो बेचारा गरीब $1 दिन का कमाता है, $1 दिन का कमाता है, वो क्या करप्शन कर रहा है? मुझे इंटरप्ट कर रही हैं। नहीं, उन्होंने आपके सामने सवाल ये है, आदमी जो भूख की वजह से रोटी खाने की 2 वक्त 50 रुपए की चोरी करता है, एक गरीब है। आदमी 50 रुपए की करप्शन और चोरी करता है भूख की वजह से, तो ये भी इस्लाम के अंदर मौजूद है कि अगर कोई गरीब शख्स अगर गुर्बत की वजह से चोरी करता है तो उसके हाथ ना काटे जाएं, सबसे पहले जेल में उसी को फेंकेंगे। नहीं, उसके हुक्मरान के काटे जाएं। जी हाँ, स्टेट का काम है जस्टिस प्रोवाइड करे। स्टेट का पहला काम ये है। स्टेट जब एजुकेशन नहीं देगी, हेल्थ नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, तो लोग क्या हेल्थ दे? ठीक है, आप अवाम भी तो करते हैं ना, यहाँ पे अवाम भी तो कुछ नहीं करते ना। अगर हुकूमत अरबों रुपया खर्च करती है, अवाम तो सिर्फ इस वक्त खुदकशी कर सकते हैं। मैं आई एम नॉट पार्टिजान टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जिंदा रहने के लिए मेरे ख्याल में अब ऑक्सीजन भी नहीं बची पाकिस्तान में। ना रोटी है कि जब हम इसमें गाड़ियां ले आएंगे, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सिक्योरिटी है। मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि T20 होने वाला है। T20 से क्या मुराद है? रायवेंट का अब भी गिराव करेंगे या मसला डिफ्यूज हो गया? देखिए, बात सारी ये जुल्फिकार, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए, लेकिन अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर लेकिन अगर आपको एक नहीं, हमारा देखें एहतजाज करना पीसफुल पुरअमन, हम एक जमहूरी पार्टी है, हमारा आईनी हक है, कोई हमें नहीं रोक सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में पहले ये मसला जो है डिबेट हो और ये वहां उसका हमें जवाब दिया जाए और उसका हल मिले। इसीलिए हम आज ऑपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमने देखा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एक फेयर तरीके से कोई इंक्वायरी या कमीशन नहीं बन रहा, देखें ये बात कर रहे थे आपके कमीशन की, ये कमीशन तो बन रहा है उस कानून के तहत जो 1956 का है। वैसे कमीशन में तो उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको तो एक ऑर्डिनेंस पास करके एक कानून पास करके जिस तरह आपकी जुडिशियल कमीशन को पावर्स दी गई थी उसी तरह इनको भी एम्पावर करना पड़ेगा। देखिए, एक सेक्रेटरी खजाना और वो भी बलोचिस्तान का, एक सूबा, छोटा सूबा जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, पंजाब तो खैर वसाइल के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो वहां पे एक सेक्रेटरी खजाना के घर से 80 करोड़ रुपया नकद कैश। देखें, बात
करप्शन का ये लेवल है। बात तो सच है रसवाई की, बात तो सच है, लेकिन बात ये है कि वहां की बात ना करें। सिंध के अंदर क्या हुआ, अरबों डॉलर सिंध में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट को हफ्ता ही है। हमें तो हफ्ता पूछा जाता है कि आपकी मेरी बात सुने, जो बात अच्छी कहीं हो, अच्छी शुरुआत हो तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, उनके जो मशीर खजाना थे उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया कि चूंकि हम उस वक्त हुकूमत में थे जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ, अगर कहीं अच्छी शुरुआत होती है जहां वो बुराई है, अब एक अच्छा तो आप भी उसको भी डॉक्टर मालिक को फॉलो करें ना। पंजाब में भी देखे, जहां अगर होगी यहाँ करप्शन का कौन सा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 3 सालों में अब या इन मोहतरमा को बात कर लेने दें या अमजद साहब बात करने दें। अमजद साहब आपने बड़ा एक सेकंड, अमजद साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। मैं यहाँ ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, और नाज़रीन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो नवाज लीग के रिप्रेजेंटेटिव अमजद अली जावेद, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर कौन सी करप्शन, कौन सा स्कैंडल, कोई एक स्कैंडल मुझे बताएं कि जिस पे खात्मे आला अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। इस पर हम बात करेंगे कि क्या पंजाब के अंदर वाकई ट्रांसपेरेंसी है, वाकई शफाफियत है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा कारदार साहब, अगर बात मुकम्मल कर लेने दे तो ज्यादा मुनासिब होगा मेरा ख्याल। आपने बड़ी बुनियादी बात की है ना, उसे मुकम्मल कर लेने दीजिए, आधी बात को ना पिक करें ना। अच्छा। मैंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर इन 3 सालों में यहां हमेशा लोगों ने चीजों को ओवर वैल्यू करके किक बैक्स लिए। यहां इन 3 सालों में पहले मैं पिछली बात कर रहा हूं, इन 3 सालों में ये पहली मर्तबा हुआ है कि सरकारी मंसूबों से बिलियन ऑफ डॉलर बचाए गए, उनकी दुरुस्त वैल्यूएशन करवा के, नीचे फेयर कंपटीशन करवा के। अब ये जहां तक ये तो कहा जा सकता है कि निचले लेवल पे करप्शन को, हम ये नहीं कहते कि 100% करप्शन फ्री हो गया, मैं ये कहता हूं कि ऊपर के लेवल पे जो मेन लेवल है उसकी सतह पर अभी तक मियां शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि अगर कोई करप्शन साबित हो जाए तो मैं अपने एहतसाब के लिए तैयार हूं। माशाअल्लाह, यानी आशियाना स्कीम बड़ी कामयाबी से चल रही है, रोटी स्कीम बहुत बात करप्शन की हो रही है, बात शहबाज शरीफ की और किसी स्कीम का फेल हो जाना और बात है, किसी स्कीम पैसे लगते हैं, किसी स्कीम के अंदर भी आप बोल रहे हैं आपका नहीं, आप तंदूरों के अंदर करोड़ों अरबों रुपया झोंक देते हैं और उसके बाद स्कीम बंद हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, मंसूबा गलत हो सकता है, उस पे भी अगर ये लोग आए उसको आपने तो बात हो नकाम तजर्बे पंजाब में की और फिर नकाम तजर्बा होना, नकाम तजर्बा और बात है। और इत्तेफाक फाउंड्री में क्यों नहीं करते नकाम तजर्बा? इत्तेफाक फाउंड्री तो बंद हो गई है भाई, अपनी किसी फैक्ट्री में तो एक फालतू बल्ब जो है वो भी नहीं जल रहा होता, कौम के पैसों से तजर्बे हो रहे हैं। नहीं ऐसी देखिए, एक चीज प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, अब केपीके में कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए होंगे, वो नहीं चले होंगे, वो बैठ गए होंगे, ये चूहों की मुहिम चलाई वो बैठ गई, ये इस तरह के चलते हैं, मंसूबे बनाते हैं। जावेद साहब कहते हैं कि पंजाब में 3 सालों में हेल्थ का क्या, वो कहते हैं 3 सालों में कोई करप्शन नहीं हुई, अगर हुई है तो बता दें। जुल्फिकार, आपने खुद ही आशियाना स्कीम देखें, वो हमें तो आदत होती है, हमने एंकर ने तो सवाल करना होता है, आप सबूत येलो कैब स्कीम, फिर वो दानिश स्कूल स्कीम। और मैं आपको बता दूं एक और तरीका जो है, एक और तरीका ये है कि तो बड़ी पुरानी बात, मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि कम से कम 14 अरब रुपए डाइवर्ट किए गए ये पीने के पानी की स्कीम से, कब्रिस्तानों की स्कीम से, बाकी जो वेलफेयर की जो स्कीमें हैं उनसे डाइवर्ट करके वो ऑरेंज ट्रेन में गए। आप देखें 200 अरब 2.5 लाख लोगों के लिए 200 अरब, और आप एजुकेशन और हेल्थ जिसमें 9 करोड़ पंजाब की आबादी है, उनको कितना आपने दिया है? एक को 56 करोड़ और एक को 56 अरब और एक को 54 अरब, और 200 अरब आप उस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, 230 अरब रुपया प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, मैडम अपने 2.5 लाख, जिससे सिर्फ 2.5 लाख। आप प्रायोरिटीज देख लें इनकी क्या है, आप गवर्नेंस का विजन देख लें इनकी क्या है। देखें जी, हमारे बजट में से भी लग रहा है, ये भी इनको याद होना चाहिए। बुखारी ने रिजाइन करने से पहले कहा था कि इस मुल्क में 12 अरब डेली की करप्शन हो रही है। आपके इसहाक डार साहब ने खुद पार्लियामेंट में जाकर कहा कमीशन का 200 अरब डॉलर
पोजीशन रिजाइन करके चले गए, ये भी बातें करते हैं। आप मुझे ये बताएं जुल्फिकार कि ये जो लूट खसूट के पैसा बाहर है, इसमें से ये तो हमें जब अलीमा खान का भी बाहर है, अलीम खान का भी बाहर है, पाकिस्तान के साथ के बाहर है। घर से तो शुरू कर ले, दूसरों को क्वेश्चन करें अगर घर में नहीं है। कितने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ये पैसे लगाए, आप मुझे ये जवाब दें। बाहर से तो लोग कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएं, अपना पैसा माशाल्लाह सब बाहर ले जाएं, तो ये कौन सा लूटा हुआ पैसा है और ये आप वापस लाके हम दम रहे। उस्मा कारदार ने जो बात की है, अगर लीडर पैसे बाहर रखेगा, और यहां तो लगभग सारे लीडर्स के पैसे बाहर हैं, बच्चों के इलाज का बच्चों को बाहर रखना मैं उसको डिस्कस नहीं करता, चलो आज पैसों की बात कर लेते हैं। अगर लीडर्स खुद पैसे बाहर रखेंगे तो लोगों को किस मुंह से कहेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और लोग क्यों करेंगे? जो हमारे लीडरान हैं जिन्हें हम लीडर कहते हैं, लीडर ऑलवेज फोकस द विजन ऑफ द नेशन, और लीडर जो पाकिस्तान के हैं ये इलेक्शन का इंतजार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया है। आपके ख्याल में ये लीडर है? नहीं लीड करने वाले लोगों का विजन बड़ा वास्ट होता है, ब्लैकमेलर वो नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर टोटल ब्लैकमेलिंग सियासत है, यहाँ पर हरगिज कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स इंप्लीमेंट नहीं हो रही, हर धड़ा जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। पब्लिक जो इनोसेंट है उनको यरगमाल करते हैं, ये जब जलसे बुलाते हैं तो उसमें शायद उनका एक भी वोटर नहीं होता, लाखों की तादाद में बसों और ट्रकों में लाद के वहां ले आते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल डेमोंस्ट्रेशन हम तो कहते भी नहीं है किसी को, दिस इज इमोरल। मुझे बात करने दें, पाकिस्तान के जलसे बात करने दें। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग वाला कल्चर हमारे तो पार्टी में है ही नहीं बिल्कुल, माशाल्लाह वो भी देख रहे हैं जो काम के लिए वो भी कॉम देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि अनएथिकल बिहेवियर्स, और जो पाकिस्तान के अंदर जो अनएथिकल बिहेवियर्स हैं, क्या आप अपना बताएं, आपने कितने जलसे कर लिए हैं और उसमें कितने लोग आए थे? मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, हमारे जलसे बीबी मैं कोशिश कर रहा हूं, बीबी मैं आप आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं इन द फेवर ऑफ कि मैं 75 लाख हमारा जो वोटर है उसको पाकिस्तान में रिवर्स द ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकदीर उनके हाथ में है। दे आर द बैकबोन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दे आर द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप बताएं ना आपकी पार्टी क्या कर रही है? बताएंगे, अभी तो मैंने नोटिफिकेशन लिया है, मैं बताऊंगा। आप 22 सालों से लगे हुए हैं, इस तरह से आपने लकीरें निकाल रहे हैं। मैंने अभी लकीरें नहीं निकाली है, मैं बताऊंगा कि मैं 75 लाख बंदे को मोटिवेट करूंगा कि पाकिस्तान में आए और काम करें। करेंगे तो फिर आप हमारे पास आए, ठीक है। I'm not talking directly with you ladies, आपका मशवरा लेंगे, लेकिन टॉक है ये सिविलाइजेशन, हमने सिविलाइजेशन दिखानी है, हमारी सिविलाइजेशन टेबल टॉक करनी नहीं आती। पाकिस्तानियों की तौहीन ना करें, ये सिविलाइजेशन चल के आते हैं, ये मेरे लिए डूब बोलने का मकाम है। मेरे मुल्क के अंदर लोगों को टेबल टॉक करनी नहीं आती है। आप इस वक्त अनएथिकल बिहेवियर, बात करें उनके गले पड़ जाओ, जरूरी अनएथिकल बिहेवियर, ये दिस इज नॉट द लीगल। आपने तो पूरी कौम को दुनिया की रियासतों में सियासत में कोई खातून कोई मर्द इस तरह बात नहीं करता। कौम को जाली कह दिया तो आप हर आदमी अपनी टर्म से बात आपकी पार्टी में कितने अच्छे हैं, कौन से फरिश्ते हैं, जरा हमें उनका नाम बता दें। सारे पैराशूटर जो होते हैं ना यही सारी कौम मैं आपको जवाब दे कर दिया सारा गार्बेज रिश्ते किधर है जी? बात करनी है तो डायरेक्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान के अवाम तमाम दुनिया के बातें हुए, दुनिया का कोई मुल्क इनकलाब कभी नहीं है। ये 22 साल हो गए, 20 साल उसको आपके इंकलाब लाएगा तो वो सबसे ज्यादा आगे होते हैं, सबसे ज्यादा ब्राइट होते हैं पूरी दुनिया मेहरबानी करके खुदारा इस नेशन को क्योंकि मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता कि आप पाकिस्तानियों को हर तरीके से करार, हर तरीके से जाली, हर तरीके से बेकार। फाइनली मैं चाहूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ एक एक कमेंट करके समराइज करें, अपना अपना मौकफ दें ताकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े। जी आई एम टोटली आप जरा इसका सॉल्यूशन बताइए। मैं जिस करप्शन का हल संभाला
मैंने जिस सोसाइटी में जर्मनी में मैंने अपना एजुकेशन हासिल की, वो करप्शन फ्री सोसाइटी है। वहां किसी की तरफ ऐसे उंगली की जाए तो वो फौरन मंजर से हट जाता है सियासी आदमी। यहाँ तो डीट और मक्कार किस्म के सियासतदान बैठे हैं, बार बार उन पर उंगलियां होती हैं, तमाम किस्म की लान तान होती है, लेकिन इतने डीट और मक्कार किस्म के सियासतदान जितने पाकिस्तान में दुनिया में कहीं पे भी नहीं। एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। इसका भी जवाब देखिए ये अभी साहब सियासत में आए, अगर बुरा है तो फिर सियासत में ना आए। अभी आए हैं, अगर इतनी बुरी चीज है तो ना आए, अब आए हैं तो इन्हें अंदाजा हो जाएगा। हिटलर की हो जाएगा। अब मुझे भी बात हिटलर ज्यादा हो का तो इनका एहतसाब होगा चोरों का। अब मुझे भी बात करना नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे भी कहा कोई माइकल आता कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरूत, ये 4 अनासरों तो बनता है। इस मुल्क में एक जाबर आदमी चाहिए जो आजकल उल्टा है, ये 4 अनासर तो फटता है मुसलमान। मेरा तो यही है कि एहतसाब होना चाहिए, होना चाहिए, इकरास की बोर्ड होना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक प्लान के तहत गंद फेंका जाता है, ना सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, ना सारे मीडिया मैन ऐसे होते हैं, ना जज ऐसे होते हैं, ना सारे होते हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम बेहतरीन कौम है, बहुत टैलेंटेड है, खुददार कौम है, लेकिन इनको भिखारी बना दिया गया है क्योंकि इनके लीडर्स करप्ट हैं। ये अगर उंगली उठाएं तो सिर्फ लीडरशिप पे उठाएं जो पाकिस्तान को आज तक नहीं मिली। खुदारा कौम को जलील ना करें। ये कौम तो पहली बहुत मुसीबतों में बहुत जुल्म बर्दाश्त कर रही है। खुदारा। ओके, डॉक्टर शहबाज मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। अमजद अली जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा सुना, इसमें तीनों मेहमानों ने डिबेट में हिस्सा लिया। डॉक्टर तनवीर ज़मानी टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका। डिबेट सोसाइटी का, माशरे का और सेहतमंद माशरे का हुस्न हुआ करता है, इसीलिए प्रोग्राम का नाम भी मुकालमा है। ये मुकालमा जारी रहेगा। कल दोबारा नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।